हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 10। शाम का समय था जब पाठक हाउस में बैठी रमा चाय की एक चुस्की भरती है और कहती है, चाय तो बड़ी अच्छी बना लेती है आपकी बेटी बहन जी। सुमित्रा दांत फाड़कर मुस्कुराती है और आध्या के सिर पर हाथ फिरा देती है, तो वहीं रसोई में से झांक रही अधीरा खुद ही अपना कंधा थपथपा देती है। आखिर चाय तो उसी ने बनाई थी। वहीं दादी चाय में बिस्कुट को डुबोकर उसका मर्डर करने के बाद बोलती हैं, बहुत अच्छी है बेटा। आध्या जबरन मुस्कुरा देती है और उसकी निगाहें सतीश जी और अभिमन्यु के कप पर टिक जाती हैं। तभी सतीश जी चाय का घूंट भरते हैं और उन्हें खांसी होने लगती है और ये देख आध्या डर जाती है और सभी उनकी तरफ देखते हैं तो सतीश जी अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, अरे अरे कुछ नहीं, आप लोग बातें कीजिए। उन्हें ठीक देख आध्या समझ जाती है कि उसने जिसके लिए इंतज़ाम किया था वो चाय उसी के पास पहुंच चुकी है, पर वो शख्स अभिमन्यु निकल आएगा ये उसने नहीं सोचा था। तभी चाय पीते हुए अभिमन्यु की पलकें एकदम से उठ जाती हैं और किसी तरह उस चाय को गले से उतारे वो आध्या को देखता है और अपनी एक भव उठा देता है, तो आध्या खुद में सिकुड़ कर बैठ जाती है और कनखियों से अभिमन्यु की लाल पड़ती आँखों को देखती है। तभी वो एकदम से उठ खड़ा होता है और जबरन मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी जी वॉशरूम। सुमित्रा एक तरफ इशारा कर देती है तो अभिमन्यु जल्दी से वहां से चला जाता है और वहीं रसोई में से सिर बाहर निकाले खड़ी अधीशा अधीरा से कहती है, ये डीएसपी सर को क्या हुआ। वहीं अधीरा अपना सिर पीट लेती है और कहती है, लगता है उन्होंने मिर्ची वाली चाय पी ली। अधीशा अपने माथे पर हाथ दे मारती है और फिर वो दोनों बाहर चल देती हैं। आध्या अपने दुपट्टे के एक कोने को मरोड़ने लगती है और बार बार चेहरा घुमाते हुए वॉशरूम की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अभिमन्यु अभी तक नहीं आया था। तभी रमा अपने फ़ोन पर समय देखते हुए कहती है, मैं अभिमन्यु को बुला कर लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप बैठिए, आध्या बुला लाएगी। सुमित्रा इतना कहकर आध्या को भेज देती है तो आध्या सबसे नज़रें बचाकर रसोई में घुस जाती है और मीठा उठाए वॉशरूम की तरफ जाती है और दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछती है, आप ठीक हो। अंदर से अभिमन्यु के खांसने की आवाज़ आती है और फिर दरवाज़ा खुलता है और वो लाल पड़ती आँखों और कान से निकलते धुएं के साथ आध्या को देखता है और किसी तरह अपने शब्दों को इकट्ठा करते हुए बोलता है, शादी नहीं करनी थी तो वैसे ही मना कर देती पत्नी जी। इस बंदे पर इतना जुल्म करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। पूरा गला छिल गया और ऊपर से चाय भी गर्म थी। आध्या माफ़ी मांगने वाले अंदाज में उसे देखती है और उस तरफ गुलाब जामुन बुला देती है जो वो लेकर आई थी और अभिमन्यु जल्दी से उन्हें खाते हुए कहता है, दर्द भी देती हैं और फिर फिक्र भी, ये आखिर है क्या पत्नी जी। आध्या की आंखों में नमी उतर आती है और वो उसकी तरफ पलके उठाए देखती है तो अभिमन्यु अपना सिर पीट लेता है, मैंने फिर रुला दिया आपको, है ना। आध्या ना में सिर हिला देती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने तो उस लड़के के लिए डाली थी जो मुझे आज देखने आए थे, तो उसी ने पीना आपकी मिर्ची वाली चाय। अभिमन्यु कहता है तो आध्या ना में सिर हिला देती है। वहीं अभिमन्यु हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता है, तो इसका मतलब वही समझ लूँ जो मैं सोच रहा हूँ। आध्या शर्मा कर पलट जाती है तो अभिमन्यु मुस्कुरा देता है, पर तभी उसे फिर खांसी होने लगती है। लगता है आपके दिए जख्म लंबे चलने वाले हैं। आध्या उसके तरफ देखती है पर कहती कुछ नहीं, तो अभिमन्यु मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, समझ लेंगे कि हाँ करने का पहला तोहफा मिला है मिसेज अभिमन्यु से।
आध्या अपना चेहरा झुका लेती है। तभी अभिमन्यु कहता है, वैसे मैं सोच रहा था कि वो रोड वाली पत्नी वाली एक बात अगर सच हो ही गई है तो क्या दूसरी वाली भी। अभिमन्यु के बात पूरी करने से पहले ही आध्या उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए और धत कहते हुए वहां से भाग जाती है और पीछे खड़ा अभिमन्यु उसे भागता देख हंस देता है और अपना सिर हिला देता है। दिन कब हफ्ते बनकर गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता और इसी बीच सगाई भी हो ही जाती है और अपने बेटे के हाथ जल्द से जल्द पीले करने की ज़बरदस्त इच्छा के साथ रमा जल्द ही पंडित जी से मिलकर उनकी शादी की तारीख भी निकलवा लेती है और आखिर 3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद एक तारीख निकलती है जो कि 1 जनवरी थी। और ये तारीख 2 तरीक़ों से ख़ास थी। एक तो उस दिन नया साल आरंभ होने वाला था और दूसरा उसी दिन अभिमन्यु का जन्मदिन भी था और उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा भी मिलने वाला था आध्या के रूप में। दिन और रातें कब अपने पंख फैलाए उड़ने लगते हैं पता ही नहीं चलता। हालांकि ना पता चलने वाली बात बाकियों के लिए थी, पर इस दौरान अभिमन्यु और आध्या ने काफ़ी इंतज़ार किया था क्योंकि दोनों के ही घर पर प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। यहाँ आध्या के अगले बगले अधीरा और अधीशा हमेशा रहती ही थी, तो वहीं अभिमन्यु के आसपास भी विधि और विधान बारिश में निकले मेंढकों की तरह फटकते रहते थे। आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जब लंबे इंतज़ार के बाद शादी से पहले दोनों को चुपके से मिलने को मिलता है। दिसंबर का महीना था तो माहौल में भरपूर ठंड थी और चारों तरफ कोहरा जमा हुआ था और धुंध वो तो इतनी थी कि उसके कारण तो मानो पास खड़ा शख्स भी दिखाई ना दे। इसी बीच खुद को गर्म रखने की कोशिश में बार बार अपने हाथ आपस में रगड़ती आध्या उस कैफ़े के बाहर खड़े होकर किसी की राह देख रही थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। आध्या अपने कंधों को थोड़ा सहलाती है और ठंड के मारे एक गहरी सांस छोड़ती है जो भाप बनकर उड़ती हुई सी महसूस होती है। अभी कुछ पल बीते ही थे कि तभी उसे सामने से हाथ हिलाते हुए उसे की तरफ चलते हुए आ रहा अभिमन्यु दिखाई पड़ता है और उसकी ठंड के मारे लाल पड़ चुकी नाक और लाल पड़ने लगती है और चेहरा खिल उठता है और वो पलकें झपकाए अभिमन्यु को देखने लगती है। पुलिस की वर्दी के ऊपर भूरे रंग की जैकेट और हमेशा की तरह चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वो उसे हमेशा की ही तरह अच्छा लग रहा था। वहीं अभिमन्यु चलते हुए उसके पास आता है और दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठते हैं और साथ में कैफ़े के अंदर चले जाते हैं जहां रोज़ के मुकाबले कम भीड़ थी। शायद ठंड का असर था कि लोग घरों में दुबके पड़े थे। तो कैसा लगा आपको ये भाग कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरी आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।